अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हफ्ते का दिन है और इस वक्त 18 अप्रैल 2026 और रात के तकरीबन 8 बजने वाले हैं। अब तक के जितने भी सवालात हैं वो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और आज के दिन का नंबर अगर सिंगल डिजिट पे किया जाए तो 5 का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में 5 का नंबर 1 से लेकर 9 तक के बिल्कुल सेंटर में होता है। 5 का नंबर इनकलाबी नंबर के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान का नंबर 3 और आज की तारीख का नंबर 5। उस हवाले से भी लोग रब्त के बारे में पूछते हैं। फिर इमरान खान के बर चार्ट में तो वैसे भी 5 का अदद 4 दफ़ा आता है, और इसके साथ साथ 5 के अदद के दुनिया के ऊपर असरात क्या पड़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं। आज की हम जितनी भी डेवलपमेंट्स देखें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानिब ईरान को धमकियां भी दे रहे हैं। और इसी ज़मन में ईरान ने अब से थोड़ी देर पहले आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दिया, और रूस ने भी कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ धोखा कर रहा है और उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। फिर पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी के अग्रेसिव बयानात और अलीमा खान के अग्रेसिव बयानात बहुत से लोगों को चौंका रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। फिर मुज्तबा हुसैनी खामनाई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने आज आर्मी डे के मौके पर, ईरान के अंदर 18 अप्रैल को आर्मी डे मनाया जाता है, उसके ऊपर एक पैगाम दिया है, जिसके बाद शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अंदर खाने अभी भी कहीं ना कहीं इख्तलाफात में शिद्दत मौजूद है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया कि आने वाले दिनों में या कल कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कोई वाइट हाउस का सरप्राइज़ विज़िट कर सकता है, और एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क से भी हमदर्द है और ख़ित्ते से भी हमदर्द है, अपने मुल्क की भी फ़िक्र करता है, ख़ित्ते की और दुनिया की भी फ़िक्र करता है। अब इन तमाम तर सवालात को 18 अप्रैल 2026 का जो सिंगल डिजिट है 5 का, उसके हवाले से अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बताऊं, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के पैराडाइम के अकॉर्डिंग बताऊं, या डिस्कोर्स एनालिसिस के पैराडाइम के अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि आप में से अक्सर लोग न्यूमरोलॉजी की नो हाउ को तो नहीं समझ सकते, ना ही अक्सर लोगों को डिस्कोर्स एनालिसिस की समझ है, ना ही अक्सर लोगों को टाइम एंड स्पेस थ्योरी की समझ है। तो इसी हवाले से मैं सिंथेसिस करके जनरली आपके सामने तमाम तर प्रेडिक्शंस, इंटरनेशनली भी, रीजनली भी और पाकिस्तान के हवाले से भी तमाम तर जो आलमी मंजरनामा या मुल्की मंजरनामा बदलने जा रहा है, उसके हवाले से बात करने लगा हूँ। सुप्रीम लीडर का अगर बयान देखें, मुज्तबा हुसैनी खामनई ने आज आर्मी डे के मौके पर एक तरफ तो ईरानी अफवाज की फतह का ऐलान किया, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या ड्रोन टेक्नोलॉजी या एटमी सलाहियत पर बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा, जो कि ईरान के मौक़िफ़ की वाज़ेह और दो टोक पैगाम है अमेरिका को कि अमेरिका अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी खिफ़त मिटाने के लिए जो मर्ज़ी मीडिया पर बयान दे दें, लेकिन अंदर खाने उनकी शिकस्त हो चुकी है। फिर आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी गई है, जो कि वाज़ेह तौर पर यह ज़ाहिर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को या अमेरिकन धमकियों को ईरानी किसी खातिर में नहीं लाते। और मैं आपको हमेशा से ये व्लॉग कर रहा हूँ कि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है, ये ढोंग वक्ती तौर पर पास है, ये कोई एग्रीमेंट की जानिब नहीं पहुँचेंगे, ये कोई हतमी एलामिया नहीं होगा, और ये बिल्कुल एक पास है, एक बिल्कुल दरमियान का एक वक्फा है। और दूसरा, जब से ये जंग शुरू हुई, मैंने आपको बताया था कि इस जंग का इख्तिताम अमेरिका और इजराइल के दरमियान कोल्ड वार की सूरत में होगा, और इस वक्त अमेरिका इजराइल के हाथों बिल्कुल स्टक हो चुका है। अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है, इजराइल की जो मोनोपली है या हेजमनी है अमेरिका के ऊपर, उससे भी निकलना चाह रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इजराइल के हाथों मजबूर भी हो रहा है। और इजरायली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जो अमेरिका की इजरायली कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, उसके हाथों अमेरिका मजबूर भी है। और इसी वजह से आज 18 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देने जा रहा है। और वो धोखा किसको देगा? वो धोखा अमेरिका इजराइल को देगा, और उसके बाद वाइस वर्सा फिर इजराइल ने भी वैसा ही लेआउट परफॉर्म करना है, वैसे ही पैराडाइम में रिएक्ट करना है। और इसी ज़मन में मैं आपको, जब ये जंग शुरू हुई थी तब से लेके मुतवातिर आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो जानी है, और उसके बाद इजराइल ने खुद चाहना है कि अमेरिका के अंदर काले और गोरे के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो, रेशियल कायोस शुरू हो, एथनो नेशनल सेपरेटिज्म ट्रिगर हो, अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ख़त्म हो, और रशिया ने भी इस दौरान में सोवियत यूनियन के खात्मे का बदला अमेरिका से लेना है। इस पैराडाइम के अकॉर्डिंग अमेरिका और रशिया जो है वो अमेरिका को तोड़ने के हवाले से कहीं ना कहीं आपको एक नज़र आएंगे, लेकिन ये एक होंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो रशियन इंटरेस्ट जो मिडल ईस्ट में है या ईरान की जानिब है, उसकी राह में भी रुकावट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया ने इजराइल के मुकाबले में भी आने वाले दिनों में आना है। और इसी ज़मन में मैं आपको बता रहा हूँ कि
ابھی یہ جو ایک پاز ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اصل جنگ ابھی شروع ہونی ہے، اور اس زمن میں پچھلے سال 23 جون 2025 کو ولاگ کر چکا ہوں کہ جب بھی دوبارہ امریکہ ایران کی جنگ ہوئی اس کے اندر امریکن بیڑوں نے بھی غرق ہونا ہے، امریکن بیڑوں نے آبنائے ہرمز کے اندر ہی غرق ہونا ہے، اور امریکن بیڑوں کا غرق ہونا در حقیقت امریکن غرور کا غرق ہونا ہوگا، امریکن پولیرٹی کا غرق ہونا ہوگا۔ اور آج 18 اپریل 2026 کے اکارڈنگ ایک بار پھر میں اپنی کچھ سابقہ پریڈکشنز دہرا دیتا ہوں۔ پچھلے سال سے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ایک بڑی اسیسینیشن ہونے والی ہے، وہ پولیٹیکل اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی سیلیبریٹی کی اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی انفلوئنشل پرسن بھی ہو سکتا ہے جو خدا نخواستہ اسیسینیشن ہو سکتی ہے، وہ پوپ کی بھی اسیسینیشن ہو سکتی ہے، وہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس یا پھر برطانیہ کے وزیر اعظم کی بھی اسیسینیشن ہو سکتی ہے، ولادیمیر پوٹن کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کو تو اس حوالے سے واضح طور پر نظر آتا بھی ہے، لیکن بہرحال نتن یاہو کے حوالے سے تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایرانین اگریشن کا شکار ہوں گے۔ اس زمن میں بھی 23 جون 2025 کو ہی پریڈکشنز کر چکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اسرائیلی جو لابی ہے امریکہ کے اندر یا CIA کے اندر، اس کے ہاتھوں ذلت کا بھی سامنا کریں گے، سیاسی ڈارکنیس کا بھی سامنا کریں گے، اور خدا نخواستہ اسیسینیشن کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ اور مودی کے حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی مودی نے امریکن شہ پر پاکستان پر حملہ کیا، جو کیا کہتے ہیں بڑی ذلت والی جو شکست ہوگی، اس کے بعد انڈیا کے اندر ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز پھوٹیں گی، اس کے بعد RSS کے غنڈے ہی نریندر مودی کی جان کے دشمن بن جائیں گے، لیکن یہ ہوگا صرف تب جب اگر نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شہ پر یا امریکہ کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کی جان کو اس طرح کا خطرہ نہیں ہو سکتا، اور یہ میں اسی زمن میں کہتا ہوں کیونکہ فیوچر کبھی بھی سٹیٹک نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا فرمان کہ تمہارا امر ہی تمہارا نصیب ہے، جیسے کرو فیوچر اسی کے اکارڈنگ شیپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ وہ اسرائیل کی کولڈ وار کا شکار ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی اینڈ گیم شروع ہو چکی ہے، ان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے تو ان کے مائنڈ میں بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے، ان کے بیانات کا ڈسکورس انالیسس کیا جائے، کنورسیشنل انالیسس کیا جائے، تب بھی ان کے مائنڈ میں چلتی ہوئی ان کی اپنی اینڈ گیم سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ سیاسی طور پر بھی اینڈ گیم کی جانب جا رہے ہیں اور فزیکلی بھی اینڈ گیم کی جانب جا رہے ہیں، اور ہر دو صورتوں میں اسرائیل کے ہاتھوں ہی ان کا مواخذہ، اور یہی JD وینس اس کو اسرائیل کی جانب سے میسج دیا گیا جب یہ پاکستان میں تھے، صبح 6:30 بجے پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اچانک پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہی اسی وجہ سے ہوئے کہ اسرائیل کی جانب سے ان کو کہیں نہ کہیں میسج ملا کہ اب جاؤ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف محاذ گرم کرو، کانگریس کے اندر ان کے خلاف امپیچمنٹ کی درخواست کے حوالے سے گراؤنڈ تیار کرو، اور وائس پریزیڈنٹ سے اب مکمل طور پر پریزیڈنٹ بننے کی کوشش کرو۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو برتھ چارٹ ہے اس کے اندر ذلت بھی نظر آتی ہے، خدا نخواستہ اسیسینیشن کی بھی ایفرٹ نظر آتی ہے، اور اس سارے عمل کے دوران پوری دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، ایک سڈن شاکنگ ایونٹ یا سڈن شاکنگ اسیسینیشن وٹس ایور، یا کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ ایران کی جانب سے اگریشن یا امریکہ کی جانب سے اگریشن یا ابنائے ہرمز میں کوئی ایک ایونٹ جس میں ہر دو صورتوں میں دنیا کے نقشے تو بدلنے ہی ہے۔ چائنا نے بھی اب واضح طور پر اسمائلنگ ڈپلومیسی کو سائیڈ پہ کر کے اگریسو ٹون میں سامنے آنا ہے، کیونکہ وہ وقت بھی اب آنے والا ہے۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران آپ کے سامنے میں ایک تھم نیل شیئر کر دیتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، اور میں پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو ہمیشہ سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان ہیز ریچڈ ایٹ اے مومنٹ آف سڈن شاکنگ انسیڈنٹ۔ پاکستان میں کسی بھی وقت اچانک کوئی دل دہلا دینے والا ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی شاکنگ ایونٹ ہو سکتا ہے جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہلا کے رکھ دے گا، اور ہم سمجھیں گے کہ ہم تو 2030 تک کسی کے اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے، شاید 2035 تک کسی کے اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کے ذائچے کے اندر آج 18 اپریل 2026 کے اکارڈنگ بھی انف از انف والا معاملہ نظر آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں معاملات ایسی نہج پر پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی ایک ایونٹ کی صورت میں سب کچھ بدل کے رکھ دیں گے۔ جس طرح ایک بین الاقوامی ایونٹ دنیا کے اندر تمام تر معاملات کو بدل دے گا، دنیا کے نقشے بدلنے کی ابتدا کر دے گا، اسی طرح پاکستان کا ذائچہ بھی ایسے نظر آتا ہے۔ اندرونی طور پر کوئی ایک ایونٹ ہوگا اور وہ ایک جھٹکے کی دوری پر ہے، دنیا بھی ایک جھٹکے کی دوری پر ہے، اور پاکستان کی جو انٹرنل سیاست ہے وہ بھی ایک جھٹکے یا ایک شاکنگ ایونٹ کی دوری پر ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر لیڈر لیس پاپولر سوورینٹی، جو میں 2024 کے نومبر دسمبر سے پریڈکشنز کر رہا ہوں، اسٹریٹ موومنٹ بھی آپ کو ایرانینائزیشن آف گلف، ایرانینائزیشن آف ویسٹ ایشیا کے ساتھ ہی پاکستان میں
ट्रिगर होती हुई नज़र आएगी, और फिर आपको यहाँ पर अग्रेशन भी नज़र आएगा, रेडनेस भी नज़र आएगी, और फिर इमरान खान की जो नागुज़रियत है वो भी आपको नज़र आएगी। और उसके बाद अदालती फ़ैसले भी आपको होते हुए नज़र आएंगे। पहले सियासी वर्कर निकलेंगे, फिर इमरान खान निकलेंगे, और उसके बाद इमरान खान का इमाम खुमैनी से बढ़कर इस्तकबाल, एक अरसे से इस इस्तकबाल के हवाले से मंजर निगारी भी आपके सामने पेश कर चुका हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान जेल से निकलेंगे ज़िंदगी बखैर, ज़िंदगी बखैर, ज़िंदगी बखैर, तो फ़ौरन ही शायद वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। फ़ौरन वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो पैटर्न्स बदल चुके होंगे, जिसको मैं कहता हूँ कि जनरल वहीद काका टाइप फार्मूला अप्लाई हो चुका होगा, या नेशनल अबूरी सिक्योरिटी गवर्नमेंट अप्लाई हो चुकी होगी, या कोयटा और लाहौर के अंदर कुछ इजलास होंगे, और उसके बाद एक नेशनल अबूरी सिक्योरिटी गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव काउंसिल या व्हाट्सएवर या निगरान सेटअप, कोई भी उसको नाम दे दे, उसका एक सिलसिला शुरू होगा। और उसके बाद रिफॉर्म्स का सिलसिला, और उसके वो रिफॉर्म्स जनरल परवेज़ मुशर्रफ के डेवोल्यूशन प्लान की तरह भी हो सकती हैं, वो जनरल डिगाल की तरह की आईनी इस्लाहात भी हो सकती हैं, जनरल मार्शल टिटो की तरह की सेंट्रलाइजेशन वाली एफर्ट्स भी हो सकती हैं, और जनरल वहीद काकड़ की तरह का फार्मूला लेकिन उसमें रेडनेस और कल्चरल रेवोल्यूशन वाली ट्रेड्स भी हो सकती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के दूसरे शफाफ तरीन इलेक्शन, क्योंकि पहले वाले तो 1970 के थे, और उसके बाद एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसा तर्ज अमल पाकिस्तान के अंदर आएगा जिसको हम जनरली तो कहते हैं कि ईरानी तर्ज हुकूमत या ईरानी तर्ज इनकलाब, या ईरान में जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस के जो पैटर्न है या प्रोविंशियल पैटर्न्स हैं, वो सारे के सारे आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आएंगे। लेकिन इस सारे ज़मन में, इस तमाम तर शफाफियत के अंदर, इस तमाम तर ट्रांसपेरेंसी के अंदर, अगर पाकिस्तान का कोई ख़ित्ता वो सबसे ज़्यादा चिल्लाएगा या बिलबिलाएगा, या वो इन सारी ट्रांसपेरेंसीज़ को या शफाफियत को या नए निज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो वो अपर पंजाब का ख़ित्ता होगा। अदरवाइज़ हिंदको बेल्ट भी विद इन द पंजाब, सराइकी बेल्ट भी विद इन द पंजाब, या पूरा पाकिस्तान इस हवाले से ना सिर्फ इंजॉय करेगा बल्कि एक अरसे तक वो इसको वेलकम भी करेगा। और उस वक्त तक ये अपर पंजाब भी सफ़र करता रहेगा जब तक पाकिस्तान में नए सूबे नहीं बन जाते और उनके नए नाम भी नहीं बन जाते। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ की एनर्जीज़ भी लोगों की नफ्सियात को भी चेंज करेंगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जैसे जैसे नफ्सियात चेंज होगी तो इस नए निज़ाम को यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी मिलना शुरू होगी। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एक अनकरीब एक वाइट हाउस में एक सरप्राइज़ विजिट होने वाला है, और ऐसा शख्स जिसको मैं पसंद भी करता हूँ, और वो अपने मुल्क की भी फ़िक्र करता है, अपने मुल्क को भी पसंद करता है, ख़ित्ते की भी फ़िक्र करता है, दुनिया की भी फ़िक्र करता है। तो ये ट्रंप की बातें सुन के कभी कभी मुझे खुशफहमी सी होने लग जाती है कि कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ कि जो वाइट हाउस में जाने लगा, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान की भी फ़िक्र है, मुझे इस ख़ित्ते की भी फ़िक्र है, ईरान को भी मैं अपने दूसरे घर की तरह समझता हूँ, वहाँ से पढ़ा भी हूँ, वहाँ पर मैं रहा भी हूँ। और इसी तरह ट्रंप अगर अथॉरिटेरियनिज़म को पसंद करते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं, मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत तो अथॉरिटेरियनिज़म वाला एलिमेंट मौजूद है। मैंने भी अपना MA का थीसिस परवेज़ मुशर्रफ के डेवोल्यूशन प्लान की वजह से, उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से, उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर मबनी जो बलूचिस्तान से रिलेटेड सिस्टम था, जिसको यूनेस्को ने 2006-2007 की रिपोर्ट में एंडोर्स भी किया और उसको अप्रिशिएट भी किया, उसकी वजह से मैंने अपना MA का थीसिस भी परवेज़ मुशर्रफ को डेडिकेट किया। और इसी वजह से मुझे कभी कभी ऐसा नज़र आता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप मेरे ही वाइट हाउस में विज़िट की बात तो नहीं कर रहे, या मेरे किसी पैरेलल वर्जन की बात तो नहीं कर रहे, या फिर कहीं मेरी कोई आत्मा तो वाइट हाउस का विज़िट नहीं करने वाली। लेकिन खैर, इसको आप मजाक ही समझें या कुछ और समझें, जो भी आप इसको समझें, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजिकली एक बात का कायल हूँ कि फ्यूचर स्टैटिक नहीं है, फ्यूचर वेरिएबल है। जो आज के दिन हमें नज़र आ रहा होता है डिस्कोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग, या माइंड रीडिंग के अकॉर्डिंग, या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये हतमी नहीं होता। इंसान के एक्ट्स इंसान के फ्यूचर को डिटरमिन करते हैं। सूरह रात, सूरह यूनस, सूरह अनफाल, पूरे का पूरा कुरान इस हवाले से भरा हुआ है। नहजुल बलागा में मौला अली के खुतबे भी इस ज़मन में है कि तुम्हारा अमर ही तुम्हारा नसीब है, जैसा तुम करते हो तुम्हारा फ्यूचर वैसे शेप होने लग जाता है। और अगर फ्यूचर पहले से स्टैटिक हो, पहले से लिखा हुआ हो, तो फिर क़यामत का कंसेप्ट ही ना हो, फिर जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट ही ना हो। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम हमेशा की तरह यही कहें, अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।